हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का लेक्चर 1 होगा अवकलज एवं अवकलज के अनुप्रयोग। जैसा कि हम लोग देख रहे थे तो लेक्चर 33 तक हम लोग का क्या हो गया था, तो सांतता और अवकलनीयता जो चैप्टर हम लोग का चल रहा था वो ख़त्म हो गया था, ठीक है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, अवकलज के अनुप्रयोग। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सांतता और अवकलनीयता। सांतता का मतलब क्या था कि सांतता है कि नहीं, कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो चेक कर रहे थे। और अवकलनीयता का मतलब वही डिफरेंशिएट कर रहे थे, अवकलज कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन वहाँ हम लोग सिंपल क्या कर रहे थे, डेरिवेटिव कर रहे थे, अवकलित कर रहे थे जो भी फलन दिया हुआ था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी फलन का डिफरेंशिएट किया था या अवकलित किए थे उसका अनुप्रयोग, यहाँ पर उसका प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल जैसे वर्ड प्रॉब्लम देगा, ठीक है ना, उसमें हम लोग उसको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते थे उसका यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। वही चैप्टर का नाम है अवकलज। अवकलज मतलब वही हो गया अवकलन का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब यहाँ उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो अवकलज के अनुप्रयोग यहाँ पर जो भी डिफरेंशिएट उतना किए थे, जैसे डिफरेंशिएट किए थे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं अस्पष्ट फलन, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फलन जिसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, लोगरिथमिक फंक्शन था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था। ये सब फंक्शन को हम लोग क्या किए थे उस चैप्टर में, सांतता और अवकलनीयता चैप्टर में सारे को डिफरेंशिएट करना हम लोग सीखे थे, ठीक है ना। उसी चीज को आज हम लोग को क्या करना है, इसमें अनुप्रयोग करना है। तो ये हम लोग का न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, और वो चैप्टर तो हम लोग का खत्म हो चुका था, ठीक है ना। और इसका जो है हम लोग का, देखिए ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो इसमें भी बहुत क्वेश्चन जो है आने वाला रहता है, ठीक है ना। वो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट था, उसका तो PYQ बोले कि शूट हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे रिकॉर्ड होगा, अपलोड होगा तो आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी चैप्टर मस्त है, आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना। इसका यूज अगर देखें तो आज के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, और भी अलग अलग फील्ड में इसका यूज होता है, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम लोग समझते हैं क्या, जैसे कि देखिए हम लोग डिफरेंशिएट करते थे कैसे, कि अगर कोई फलन हो, जैसे कि मान लीजिए क्या हो, जैसे पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, अवकलज। यहाँ शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग, ये है हम लोग का चैप्टर का नाम, ठीक है ना। अवकलज के अनुप्रयोग देख लेते हैं एक बार, दिखता है कि नहीं यहाँ पर क्लियर। अवकलज के अनुप्रयोग, यहाँ पर अनुप्रयोग जो है थोड़ा सा मिट रहा है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है ना। अवकलज के अनुप्रयोग, इसको इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये हम लोग का वो 5वां चैप्टर था, ये हम लोग का 6th चैप्टर है, ठीक है ना। ये हम लोग का 6th चैप्टर है, ठीक है। अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है, ठीक है ना। ये हम लोग का चैप्टर का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। और ये हम लोग का लेक्चर नंबर क्या है, लेक्चर नंबर, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा होगा, यहाँ लिखने से फायदा, देखिए ये हम लोग का लेक्चर नंबर क्या है, 1 है। अवकलज के अनुप्रयोग का जो पहला लेक्चर है, इसमें हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग बेसिकली कर क्या रहे थे कि sin x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, ठीक है ना। sin x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, sin का डिफरेंशिएशन cos x हो जा रहा था। ये ट्रिगो फंक्शन में बताए थे ना, sin x का cos x हो जा रहा था। यानी कि हम लोग ऐसे कर रहे थे कि dy को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे। यानी रिस्पेक्ट के कहने का मतलब x के सापेक्ष हम लोग क्या कर रहे थे, y को अवकलित कर रहे थे, ठीक है ना। x के सापेक्ष y को अवकलित कर रहे थे, ठीक है ना। तो यही इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ने का है, ठीक है ना। तो आइए कुछ इसका क्वेश्चन लेते हैं। जो इंट्रोडक्शन था वो तो पहला ही चैप्टर से कनेक्ट है, तो इसमें तो कुछ इंट्रोडक्शन है नहीं। जो पहले चैप्टर में था डिफरेंशिएट करना, उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसी को हम लोग यहाँ पर प्रयोग करके एग्जाम्पल के थ्रू, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे, ठीक है ना। तो पहला अगर क्वेश्चन लेते हैं तो पहला इसका एग्जाम्पल है, देखिएगा पहला एग्जाम्पल इसका कहता है कि अगर
5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो और इसका वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर प्रति सेकंड से r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। देखिए क्या पहला इसका एग्जाम्पल कहता है, देखिए समझिएगा। पहला एग्जाम्पल कि अगर वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, वृत्त की क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है, ठीक है ना, वृत्त की क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर r के सापेक्ष, यानी r त्रिज्या, r जो है क्या है, त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करें। हम लोग को क्या ज्ञात करना है, और हम लोग को त्रिज्या r बराबर दे दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। ये हम लोग को क्वेश्चन है। हालांकि आप लोग देखिएगा तो एनसीईआरटी जो आप लोग के पास हिंदी बुक होगा तो लैंग्वेज में पूरा लिखा हुआ होगा, ठीक है। मेरे पास इंग्लिश का बुक है, हम बार बार बता रहे हैं इंग्लिश का बुक है, इसलिए उसको हम हिंदी करके तो आगे पीछे लाइन हो गया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन सेम वही है, ठीक है ना, लाइन आगे पीछे हो सकता है क्योंकि हम शॉर्टकट में ना क्वेश्चन लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन तो उतारने यहाँ नहीं लगेंगे, ठीक है ना, तो उसको शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। और बाकी एनसीईआरटी में आपका पूरा सेम यही क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है ना। हम यहाँ शॉर्ट में क्वेश्चन को लिख दिए हैं, ठीक है ना। तब देखिए कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की दर है उसको ज्ञात करना है। वृत्त के क्षेत्रफल का क्या करना है, परिवर्तन जो हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है, जो चेंज ऑफ रेट ऑफ, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्षेत्रफल और एरिया ऑफ वृत्त, ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड करना है, ठीक है ना। वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर को क्या करना है, ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष, यानी किसके सापेक्ष का मतलब हुआ, जैसे हम बताते हैं ना रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, हम बताए थे जैसे s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वही हो गया सापेक्ष, ठीक है ना। तो किसके सापेक्ष में हमको डिफरेंशिएट करना है, तो r त्रिज्या के सापेक्ष में हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, यानी अवकलित करना है। वृत्त का क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर r त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल का जो परिवर्तन की दर है उसको क्या करना है, त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना, जहां त्रिज्या हम लोग को 5 सेंटीमीटर दे चुका है। देखिए यहां से हम लोग लिखेंगे क्या, जैसे कि हम लोग को यहां करना क्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल a होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल को a ही से ना डिनोट करते हैं, a से डिनोट करते हैं, उसका क्या होता है फॉर्मूला, पाई r स्क्वायर। अब इसको हमको फाइंड करने बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर को किसके रिस्पेक्ट में फाइंड कीजिए, तो r के रिस्पेक्ट में। वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका परिवर्तन की दर, क्वेश्चन समझिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बोला है, परिवर्तन की दर, वृत्त का क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका परिवर्तन की दर, उसका जो परिवर्तन की दर है उसको किसके सापेक्ष में ज्ञात करना है, तो r त्रिज्या के सापेक्ष में। तो देखिए यहां से लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर r के सापेक्ष, r के सापेक्ष मतलब r त्रिज्या के सापेक्ष, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, यानी वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर r के सापेक्ष क्या हो जाएगा, dA बाई dr, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल को ही तो करना है, क्या परिवर्तन की दर करना है, किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, r के सापेक्ष मतलब r त्रिज्या, तो r त्रिज्या नीचे लिखेंगे क्योंकि r के सापेक्ष मतलब r के रिस्पेक्ट में, तो r क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। और वृत्त का क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, वृत्त का क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, तो क्षेत्रफल जो एरिया जो है ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे a कितना है, a पाई r स्क्वायर है, एरिया जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही ना होता है पाई r स्क्वायर। अब r के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो पाई क्या है, पाई एक नंबर है, कांस्टेंट है, पाई क्या है, एक नंबर ही है ना, कांस्टेंट है, और r स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा और पावर 1 कम हो जाता है तो 2r ही ना होगा, r स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन r स्क्वायर होता है तो 2 आगे आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगा तो 2r हो जाएगा, यानी कि पाई 2r या 2 पाई r भी बोल सकते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं कि पाई 2 पाई r, ठीक है ना। समझ में आया ना, जैसे हम लोग को बोला है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर निकालिए, वृत्त का क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर निकालिए r के सापेक्ष में, जहां त्रिज्या कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमको वृत्त का क्षेत्रफल तो पता है कि पाई r स्क्वायर होता है,
ठीक है ना। हम लोग जानते हैं ना कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर आर के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी आर, आर के सापेक्ष ज्ञात करना है। और फॉर्मूला ए का होता है पाई आर स्क्वायर, आर के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, अवकलित कर देंगे। तो पाई तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता नहीं है, तो पाई आगे लिख देंगे। आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा, और पावर 1 कम होगा तो 2r हो जाएगा, तो पाई 2r, तो 2 पाई आर लिख सकते हैं, वही आगे पीछे हो गया, लिख दिए, 2 को आगे लिखे, पाई को बीच में, और फिर r तो अंतिम में है ही है, ठीक है, तो 2 पाई आर। अब यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि डी ए बाई डी आर, हम लोग को यही तो फाइंड करने बोला है, ये ना बोला है वृत्त का क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर आर के सापेक्ष, यही तो फाइंड करने बोला है। इसका वैल्यू कितना है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, तो 2 पाई 5 सेंटीमीटर हम लोग को आर दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 पाई सेंटीमीटर, समझ में आया ना, 10 पाई सेंटीमीटर आएगा आंसर, ठीक है ना, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना, हाँ 10 पाई, तो एरिया ऑफ सर्कल जो हो जाएगा 2 पाई आर, यहाँ से तो लिखेंगे तो 10 पाई ही आएगा, हाँ, और यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ से लिख देंगे 10 पाई, और वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का जो क्षेत्रफल का जो परिवर्तन की दर है वो 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसको मिटाते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, 10 पाई निकाल लिए। अब यहाँ से लिख देंगे क्या कि देखिए यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, 10 पाई, और 10 पाई तो होगा ही, और क्षेत्रफल क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में ना होगा, जब सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में वैल्यू है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है ना, पर सेकेंड के हिसाब से ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, 10 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया ना। हम लोग को बेसिकली क्या बोला था कि वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड कीजिए, जिसमें r त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना है, जिसमें वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर r के सापेक्ष पाई आर स्क्वायर, जो 2 पाई आर हो जाएगा, डिफरेंशिएट करके 2 पाई आर, r का वैल्यू रखेंगे 10 पाई। अब वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही होता है, और दर मतलब वही हो गया कि समय, दर क्या मतलब समय, तो परिवर्तन की दर जो है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से तो चेंज होगा, कोई भी चेंज क्या होगा, समय के हिसाब से नहीं चेंज होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल परिवर्तन की दर किसके हिसाब से चेंज होगा, समय के दर से। तो 1 सेकंड में 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज होगा, 1 सेकंड, पर सेकंड का मतलब क्या, 1 सेकंड में इतना चेंज होगा, 2 सेकंड में दुगना हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से है। तो यहाँ से आप लोग को समझ में आया ना, डी ए बाई डी आर, 10 पाई आया, यानी कि 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ से अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा है कि नीचे में सेकेंड कैसे आ गया, तो सिंपली ये है कि ये परिवर्तन की दर पूछा है, परिवर्तन की दर पूछा है, ठीक है ना। जैसे कि वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, तो r के सापेक्ष तो डिफरेंशिएट किए तो 2 पाई आर आया, r का वैल्यू रखे 10 पाई आया। अब नीचे सेकंड इसलिए आया क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर पूछा है, दर मतलब वही हुआ, परिवर्तन की दर मतलब समय, तो सेकंड के रिस्पेक्ट में यानी समय के रिस्पेक्ट में हम परिवर्तन बताएंगे, तो समय के रिस्पेक्ट में यानी समय के सापेक्ष में बताएंगे, तो प्रति सेकंड लिख देंगे, यही है। पहला क्वेश्चन क्लियर होता है, अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका एग्जाम्पल पर देखिए, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना, अगला जो है घन का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर है, ठीक है ना। तो आप लोग घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तो 9 क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है ना। 9 क्लास में ही मैथ में इसका फॉर्मूला दिया, चैप्टर का नाम देखें मिटा दे रहे हैं, इससे तो अब कोई दिक्कत है नहीं, जो चैप्टर का नाम था बता दिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है
वो कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि कह रहा है कि एक घन का जो आयतन है, घन का आयतन जो है, और बड़ा बड़ा लिखते हैं, देखिए घन की आयतन जो है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है, की दर से बढ़ रही है। पहला तो यही कहा है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। घन का जो आयतन है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है ना। और उसका जो है, उसका कोर की लंबाई, कोर मतलब किनारा जो होता है ना, घन का जो किनारा होता है, तो उसका किनारे की लंबाई, उसके यानी घन के कोर की लंबाई लिख देते हैं। कोर की लंबाई कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। और हम लोग को बोला है कि उसके यानी घन के, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की किस दर से बढ़ रही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रही है, यही क्वेश्चन है। हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीज, यानी कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रही है। क्वेश्चन जो है ये है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कहता है, पहले समझिए, एक चीज़ लिखते हैं यहाँ पर, आप लोग को यहाँ पर दो चीज़ जानना आवश्यक है। पहला कि घन का जो यहाँ घन का बोला है क्षेत्रफल, आयतन, घन का आयतन क्या होता है ये बताइए पहले। घन का आयतन को क्या जिसे डिनोट करते हैं, भी से। क्या होता है, घन का आयतन जो होता है ए क्यूब, यानी कि अगर भुजा हो क्या ए, घन का किनारा ए हो तो उसका एक क्यूब आयतन होता है। तो यहाँ पर x लिखें, अगर x अगर किनारा मानेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको s से लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है 6x², ठीक है ना, 6x²। अब यहाँ से समझिएगा कि यहाँ जो कोर की लंबाई है उसको हम लोग लिखते हैं, कोर की लंबाई जो है क्या है, x है। कोर की लंबाई x है, ठीक है ना। कोर की लंबाई कितना है, x है। यहाँ पर ऐसे नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कोर की लंबाई, तो ऐसे भी दिया ही हुआ है। देखिए यहाँ पर घन का आयतन कितना है, x³ हो जाएगा अगर x क्या हो, कोर हो। हालांकि यहाँ पर कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको, क्योंकि यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगा अवकलन करने का, इसलिए x माने हैं, ठीक है ना। तो x मान लिए हैं, तो घन का आयतन x³ होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 6x²। जहाँ x जो है t का फलन है, x जो है t का फलन है। मतलब समझिएगा कि घन का जो आयतन है कितना है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। घन का जो आयतन है इस दर से बढ़ रही है, यानी कि घन का जो आयतन है वो dV/dt की 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यहाँ सिर्फ 9 लिख देते हैं, ठीक है, ये है, ठीक है ना। और अगला जो दिया हुआ है उसका कोर की लंबाई कहने का मतलब कि उसको 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं कोर की लंबाई कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रही है, यानी ds/dt हम लोग को फाइंड करना है, ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे देखिए घन का आयतन क्या दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है ना। 9 से घन का जो आयतन है कितना है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो घन का जो आयतन है
वो किस दर से बढ़ रही है। दर से मतलब वही ना बात है कि समय से बढ़ रही है, समय के रिस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष ना बढ़ेगी। कोई भी चीज़ बढ़ रही है या घट रही है तो किसके सापेक्ष में बढ़ रही है और घट रही है, तो समय के सापेक्ष में। तो वही लिखे हैं टी, dV/dt घन का जो आयतन है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो यहाँ पर dV/dt लिखेंगे और 9 लिखेंगे इक्वल टू 9। और कोर का लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रही है ये हमको पूछा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग S से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, अपना मन हो कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे जनरली S से डिनोट करते हैं। तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रही है, तो हम लोग ds/dt लिखे, उसको फाइंड करना है। अब एक बात और, इतना क्वेश्चन तो यही बोला है कि dV/dt उसका जो आयतन का जो दर है बढ़ने का वो 9 है, तो ये लिखे हैं। और कोर का जो लंबाई है कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रही है, तो ds/dt हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। और यहाँ पर घन का जो आयतन हम लोग क्या जानते हैं, घन का आयतन जो होता है x क्यूब होता है, ठीक है ना। घन का आयतन x क्यूब होता है, क्योंकि अगर हम लोग का अगर भुजा यानी कि कोर का लंबाई a हो तो उसका आयतन क्या हो जाता है, a क्यूब, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अगर x हो तो x क्यूब। अब यहाँ पर x क्यूब क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ तो 10 दिया हुआ है कोर का लंबाई, तो 10 का क्यूब क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को अवकलन करना है। अगर अवकलन करना है तो x लिखेंगे तभी तो अवकलन करेंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6x²। और जहाँ x जो है t का फलन है, अब x जो है t का फलन है, इसका कहने का क्या मतलब है, यानी कि x जो है t का फलन है, मतलब कि x t के रूप में फंक्शन है। जैसे कि हो सकता है 2t² + t, ये क्या है, t के रूप में, ये x का जो है फलन है, ठीक है ना। x जो है t का फलन है किस रूप में, तो t के रूप में है, ठीक है ना। जैसे देखिए अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन तो हो ही गया, हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है dV/dt, ठीक है ना, यानी कि d, ठीक है, d और v का वैल्यू कितना है, x³। यहाँ पर dV बाई पहले dt लिख लेते हैं, ठीक है, dV/dt जहाँ हम लोग को 9 ये दिया हुआ है, dV/dt क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ v का वैल्यू कितना है, x³। हम लोग घन का आयतन क्या जानते हैं, x³ जानते हैं, ठीक है ना। और t के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है इक्वल टू 9, ठीक है ना। अब देखिए x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 आगे आएगा और पावर 1 कम हो जाएगा, तो 3 आगे आएगा और पावर 1 कम हो जाएगा, तो 3x²। और जैसा कि हम लोग क्या बोले कि x जो है t का फलन है, तो dx/dt हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, dx/dt, क्योंकि x को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, x को भी तो हम लोग क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dx/dt हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 9, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में अगर x को डिफ्रेंशिएट करते तो 1 होता, लेकिन x को कहाँ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt ही होगा। और 3 से ये 3 गए जाएगा, तो 3 तिया 9, यानी कि हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू 3 ये तो 3 तिया 9, इधर 3 आया और 3/x²। dx/dt कितना आ गया, 3/x²। अब आगे क्या होगा, आगे देखिए यहाँ से अगर देखें तो ds/dt निकालना है, ठीक है, ds/dt निकालना है, तो ds/dt, ds का वैल्यू कितना है, 6x², 6x²/dt। अब 6 क्या है, तो 6 एक कांस्टेंट है, तो 6 को तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो 6 ऐसे ही लिखा जाएगा। अब x² है, तो x² क्या हो जाएगा, x² जो हो जाएगा 2 आगे आएगा और पावर 1 कम होगा, तो 2x हो जाएगा, ठीक है ना। और उस तरीके से x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx/dt, यानी कि 6 × 2 कितना होगा, 12 हो जाएगा, और ये x हो जाएगा और ये dx/dt। अब यहाँ से सबका वैल्यू पुट कर देंगे, तो 12 और x का वैल्यू कितना है, x का जो वैल्यू है, यानी x क्या था, x को यहाँ x ही रहने देते हैं, पहले dx/dt का यहाँ वैल्यू आया 3/x², 3/x², x से x² कट जाएगा, ये है x² कट जाएगा, यहाँ से आया 12 तिया 36/x, यही ना आया x, और dx/dt का वैल्यू था 3/x², ये आया था dV/dt से निकलकर, यहाँ पुट किए तो x² से x कटा और 36/x, और 36 और x क्या था,
कोर की लंबाई थी, कोर की लंबाई थी तभी तो एक्स क्यूब था, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू 10 पुट कर देंगे क्योंकि कोर का लंबाई हम लोग को दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर। तो 10 तो कितना हो जाएगा 3.6, ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ से लिख देंगे कि किस दर से बढ़ रही है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, पृष्ठ क्षेत्रफल 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से बढ़ रही है, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। देखिए एक बार हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। घन का आयतन जो है कितना है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। घन का जो आयतन है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से बढ़ रही है, और उसका कोर का लंबाई जो दिया है कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रही है ये पूछा है, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है। तो हम लोग घन का आयतन क्या जानते हैं एक्स क्यूब। अब यहाँ पर एक्स क्यूब होगा कि ए क्यूब होगा, हालांकि यहाँ पर कोर का लंबाई 10 दिया हुआ है, ठीक है ना। हम लोग 10 का क्यूब कर सकते थे, लेकिन यहाँ 10 का क्यूब इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग को अवकलित करना है। अवकलित करेंगे तब तो आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन है, बच्चा वाला कोई क्वेश्चन है, यहाँ पर परिवर्तन की दर को पूछा है, ठीक है ना। परिवर्तन की दर किस दर से बढ़ रही है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर x अगर कोर का लंबाई मानते हैं तो एक्स क्यूब हो जाएगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल 6x स्क्वायर हो जाएगा। और x का जो है t का एक फलन है, x जो है जो कोर का लंबाई है वो t का एक फलन है, टी का एक फंक्शन है, ठीक है ना। उसी तरीके से dv/dt 9 दिया हुआ है, कोर का लंबाई 10 दिया हुआ है। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़िए, इस लाइन को हटाइए। dv/dt हो जाएगा 9, कोर की लंबाई 10 दिया हुआ है, ds/dt हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं कि dv/dt 9 दिया हुआ है, v का वैल्यू एक्स क्यूब पुट करेंगे, ये तो फॉर्मूला हो गया एक्स क्यूब और 6x स्क्वायर। तो एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करना तो काफ़ी अच्छा से पहले चैप्टर में पढ़े हैं। तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और x को dt के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx/dt ही रह जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 3 9 3/x स्क्वायर। अब 3/x स्क्वायर dx/dt का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। ds/dt क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 12x, और dx/dt का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, कट जाएगा तो 3/x आएगा। अब 12 3 36 और x का वैल्यू, x क्या है एक कोर की लंबाई ही तो है, तो x का वैल्यू वही पुट कर देंगे 10, तो 3.6। तो यहाँ से पता चल गया कि पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, अगर आयतन रहता तो सेंटीमीटर क्यूब होता, लेकिन यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और किस दर से बढ़ रही है, तो दर से कह रहा है बढ़ने का मतलब, तो बटा में तो सेकेंड आएगा ही, किस दर से बढ़ रही है तो बटा में सेकेंड आएगा। तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से बढ़ रही है, किस दर से पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रही है, तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से बढ़ रही है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस कर लिए। अब तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए इसको मिटाते हैं पहले। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग तालाब को देखे होंगे, ठीक है, तालाब हो या नदी हो, पोखर हो, कुछ भी। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि जैसे कि ये क्या है तालाब है, ठीक है ना, ये क्या है तालाब है, इसमें पानी है, ठीक है ना। अब देखिए अगर किसी भी तालाब में अगर ढेला फेंकते हैं, अगर एक गिट्टी फेंकते हैं तो क्या होगा, एक गिट्टी फेंकने पर जैसे कि अगर शांत जल हो, एकदम रुका हुआ जल हो, ठीक है ना। जैसे सुबह अक्सर ऐसा ही होता है कि सुबह में जल एकदम स्थिर होता है, ठीक है। दिन को तो हवा भी चलते रहता है तो जल इधर से उधर होते रहता है, लेकिन सुबह में जल स्थिर होता है, मतलब रुका हुआ रहता है। तो मान लीजिए कि इस एरिया में आपने एक कंकड़ को फेंके, ठीक है ना, एक कंकड़ को अगर यहाँ फेंके तो इससे क्या होता है कि इसका जो है एरिया यानी तरंग जो है इस तरीके से फैलते जाता है, फैल कर आने की दूर तक इस तरीके से जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से अनुभव किए होंगे। जैसे कि देखिए एक और फिगर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर एक ढेला, जैसे कि यहाँ से कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है,
ठीक है। और एक व्यक्ति जो है यहाँ पर अगर ढेला फेंकता है तो ये ढेला जो है गोल सा सर्कल सा ऐसे पानी में बनाते जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से गोल सा सर्कल बनाते जाता है। जैसे ही ढेला फेंकते हैं तो क्या होता है, एक तरंग वृत्त के तरंग बनाता है, ठीक है ना, पानी में। इस तरीके से कि गोल से कि दूर तक जाते जाता है, ये बनता है, फिर उस फैलते जाता है ये धीरे धीरे, ठीक है ना। देखिए एक फिगर से और समझिए। जैसे कि अगर कोई ढेला फेंका तो ये पहले बीच में आता है, ठीक है। बीच में आने के बाद क्या हुआ, इसका तरंग वृत्त का जो तरंग है वो फैलते जाता है, बड़ा होते जाता है, फिर धीरे धीरे ऐसे ही खत्म हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ होता है। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में है हम लोग का कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्विट लेक। देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक झील है, ठीक है। एक झील बोला है जिसमें से एक कंकड़ को फेंका जाता है, ठीक है ना। जिसको कंकड़ को फेंका जाता है तो उसका सर्कल का जो एट द स्पीड 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू लेक, द वेव्स मूव्स इन सर्कल एट द स्पीड 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल वेव इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी वृत्त में तरंगे वृत्त जो बनाता है, वृत्त का यहाँ पर त्रिज्या दे दिया, जो वृत्त बनाएगा उसका त्रिज्या जो दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीज, यानी कि जो इनक्लोज एरिया बनेगा, यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ेगा। वृत्त का जो क्षेत्रफल है, जो वृत्त बनेगा उस तरंग में यानी पानी में, वृत्त जो बनेगा उसका जो है वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रही है, किस दर से बढ़ रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये किया है, वृत्त का त्रिज्या दे दिया है 10 सेंटीमीटर और वृत्त का क्षेत्रफल बोल रहा है किस दर से बढ़ रही है। और एक इसमें और वैल्यू दिया हुआ है कि एट द स्पीड 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि वृत्त का जो त्रिज्या है ना, वृत्त की त्रिज्या वृत्त मूव इन सर्कल एट द स्पीड 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर dr/dt। वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से 4 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। यहाँ देखिए कोई एक वृत्त बनाता है, ठीक है ना। एक वृत्त बनाया, ये वृत्त, ठीक है। वृत्त का जो त्रिज्या दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसका जो क्षेत्रफल, ये इस तरीके से वृत्त जो है फैलते चला जाएगा। वृत्त अगर फैलते चला जाएगा तो उसका क्षेत्रफल वही बोला है कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा वो बताइए। यानी कि हम लोग से पूछा है क्या कि आर जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हम लोग से पूछा है कि डी क्षेत्रफल को क्या जैसे डिनोट करते हैं, ए से। वृत्त ना है तो ए हो जाएगा dA/dt पूछा, यानी किस दर से बढ़ रही है तो dA/dt पूछा है। और यहाँ पर वृत्त का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, यानी कि जो r है वो t के रिस्पेक्ट में किस दर से बढ़ रही है। तो किस दर का मतलब कि t ही ना लिखेंगे, इस समय t ही होगा। तो 4 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ जो है वृत्त का त्रिज्या जो है किस दर से बढ़ रही है, जैसे ये सर्कल क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, ऐसे सर्कल बड़ा होता जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर की दर से इसका जो है क्या है, सर्कल का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या बढ़ता जाएगा, 4 सेंटीमीटर की सेकेंड से बढ़ता जाएगा। तो dr/dt जो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग अगर देखें तो हम लोग जानते हैं क्या कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है a, वो क्या होता है πr²। तो यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे क्या कि dA जो है dA/dt
वो हम लोग को निकालना है। तो डी ए, तो डी ए क्या हो जाएगा, ए पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर बाई डी टी। यहाँ से पाई तो कांस्टेंट है तो पाई ऐसे ही रह जाएगा और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r होता है। और यहाँ से लिखेंगे कि पाई और r को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, r को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 नहीं होगा, क्योंकि r को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आता है। रिस्पेक्ट के कहने का मतलब सापेक्ष, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा डी आर बाई डी टी, ठीक है ना। और यहाँ से लिखेंगे पाई टू, r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, r का वैल्यू कितना है 10 है। और डी आर बाई डी टी भी दिया हुआ है 4, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दहें 80, 80 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ से हम लिख देंगे कि वृत्त का जो क्या पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ जाता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से बढ़ रही है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से बढ़ रही है। समझ में आया ना क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला था कि वृत्त का कोई एक अगर कंकड़ फेंका जाए एक झील में तो उसका जो है एक सर्कल बनाएगा और सर्कल बनाते हुए फैलते चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है। तो वृत्त का अगर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रही है ये निकालना है हमको, यानी कि डी ए बाई डी टी हम लोग को निकालना है। और वृत्त का जो त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है, तो वृत्त का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, यानी कि डी आर बाई डी टी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस दर से बढ़ रही है, तो बोला कि 4 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, की दर मतलब कि पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से r 10 हो गया, डी ए बाई डी टी निकालना है, डी आर बाई डी टी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे दिया हुआ। और वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई टू आर होगा, पाई टू आर होगा तो इसका सारा का वैल्यू पुट कर देंगे और आर को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो डी आर बाई डी टी ही रह जाएगा। डी आर बाई डी टी का 4 दिया हुआ है, तो 4 दूना 8 दहें 80, तो वृत्त का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है। ये हम लोग का तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन ये भी इजी ही है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट। देखिए एक कंसेप्ट है, पहले उस कंसेप्ट को देख लेते हैं। इसको मिटाते हैं पहले। जैसे देखिए हम लोग जैसे लिखते हैं क्या, यहाँ पर ये आप लोग नहीं सीखेगा क्या कि ऊपर अगर y लिखा है तो रट लीजिएगा कि ऊपर y ही होगा और नीचे x है तो x ही होगा। ये गलत हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। नीचे x के जगह dt भी कभी रह सकता है, ऊपर y के जगह ds भी रह सकता है, ठीक है ना। तो ये मत रट के रखिएगा कि ऊपर y है तो y ही रहेगा, नीचे x है तो x ही रहेगा। अब जैसे कभी कभी ये भी आ जाता है कि dx बाई dt। अब यहाँ आप रट के रखिएगा कि x नीचे रहता है तो गलत हो जाएगा, x ऊपर भी आ सकता है, y जो है y भी नीचे आ सकता है, dt बाई dy लिख देंगे तो आ जाएगा y नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ आपको पहला नंबर क्या करना है कि रट के नहीं रखना कि कौन सा ऊपर होगा कौन सा नीचे, ठीक है ना। सिंपल याद रखना कि अगर ऊपर वाला ऐसे समझना इस कंसेप्ट को कि पहले नंबर तो रट के नहीं रखना। दूसरा चीज़ ये सीखना है कि अगर ऊपर वाला क्या करे, ऊपर वाला बढ़ रहा हो, यानी कि y बढ़ रहा हो, y या जो भी y के जगह जो चीज़ भी रहे, t रहे, x रहे, z रहे, कुछ भी रहे, तो ऊपर वाला जो भी चीज़ रहे वो क्या हो, बढ़ रहा हो। ऊपर वाला क्या हो, बढ़ रहा हो, और नीचे वाला भी बढ़ रहा हो, नीचे वाला भी क्या हो, बढ़ रहा हो। तो क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स टोटल क्या करेगा, डी वाई डी एक्स टोटल क्या करेगा अगर पॉजिटिव हो, डी वाई बाई डी एक्स इज पॉजिटिव इफ वाई इज इंक्रीज एक्स, वाई इज इंक्रीज एज एक्स इज इंक्रीज एंड इज निगेटिव वाई डिक्रीज और एक्स इंक्रीज, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। और अगर डी वाई, ये पहला कंसेप्ट हो गया, ठीक है, ये पहला हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा, ये पहला। दूसरा में ये है कि डी वाई बाई डी एक्स है, अगर वाई क्या हो, घट रहा हो और एक्स वैसे ही हो, बढ़ रहा हो, यानी एक्स बढ़ ही रहा हो, यानी नीचे वाला बढ़ ही रहा हो, नीचे वाला क्या हो, बढ़ रहा ही हो,
यहाँ भी बढ़ रहा था लेकिन ऊपर वाला भी बढ़ रहा था, तो दोनों बढ़ रहा था तो प्लस। अब ऊपर वाला क्या कर रहा है, घट रहा है, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा dy/dx का वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है ना, ये थर्ड मतलब सेकेंड का वैल्यू हो गया। फर्स्ट जो था वो क्या है, अगर dy/dx है और x अगर बढ़ रहा हो तो y भी बढ़ रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, ओवरऑल जो वैल्यू आएगा dy/dx का वो पॉजिटिव आएगा। और अगर x बढ़ रहा हो, यहाँ भी x बढ़ ही रहा है लेकिन y घट रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, dy/dx निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, हमको ऐसे याद रखना है कि नीचे वाला बढ़ रहा हो तो ऊपर वाला भी बढ़ रहा हो तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा, अगर नीचे वाला बढ़ रहा हो ऊपर वाला घट रहा हो तो निगेटिव आएगा। ठीक है ना, y एक साथ रखेगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा ऊपर और नीचे करके। ठीक है ना, तो अगला हम लोग का इसी पर क्वेश्चन है कि एक द लेंथ ऑफ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट, यानी कि एक आयत की जो लंबाई दिया हुआ है वो x दिया हुआ है और आयत की जो चौड़ाई दिया हुआ है वो y दिया हुआ है। ठीक है ना, ये इतना क्लियर कर दिया है, कह दिया है क्वेश्चन में कि आयत का जो लंबाई है वो x है और चौड़ाई जो है y है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो डिक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि आयत का जो लंबाई है, आयत की लंबाई जो है वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रही है, घट रही है। 3 सेंटीमीटर की दर से 3 सेंटीमीटर की दर से घट रही है, घट रही है, ये है 3 सेंटीमीटर की दर से घट रही है। और उसका जो है चौड़ाई वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। और आयत की जो चौड़ाई है, आयत की जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। ये हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है ना, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बढ़ रही है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो बोला है कि जब x का वैल्यू 10 हो, x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो और y का वैल्यू कितना हो, 6 सेंटीमीटर हो, यानी कि लंबाई 10 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो, तो आप फाइंड कीजिए कि उसका परिधि यानी परिमाप किस दर से बढ़ रही है, और फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ perimeters और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है ना, यही फाइंड करने बोला है, यानी कि हम लोग को निकालना है क्या, ए में निकालना है कि परिमाप आयत का परिमाप किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से परिवर्तन हो रहा है, यानी किस दर से आयत परिमाप की परिवर्तन की दर, आयत की परिमाप की परिवर्तन की दर निकालने बोला है। और बी में बोला है कि क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, यानी कि बढ़ रहा है घट रहा है ये नहीं बोला हम लोग को डायरेक्ट बोला है कि आयत के परिमाप की परिवर्तन की दर निकालिए और क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर निकालिए। और बढ़ रहा है घट रहा है कहाँ, तो लंबाई में बढ़ रहा है और लंबाई में घट रहा है और चौड़ाई में बढ़ रही है। ठीक है, और लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, और हमको बोला परिमाप की परिवर्तन की दर निकालना है और चौड़ाई के परिवर्तन की दर निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से देखिए, पहले तो इसको मिटा देते हैं। अब क्या है, आयत का जो लंबाई, ये हम लोग का क्वेश्चन है 4 नंबर। आयत का जो लंबाई है x है 10 सेंटीमीटर है, आयत का चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है और y है। आयत का लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है और आयत का चौड़ाई 2 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है और ये लंबाई घट रही है। परिमाप किस दर से, किस परिवर्तन की दर से, और परिमाप की परिवर्तन की दर क्या है और क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर क्या है, ये दोनों निकालना है। तो पहले यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या कि आयत का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। ए पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। ए पार्ट को भी सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या कि जो दिया हुआ है लंबाई, आयत का जो लंबाई दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x बराबर 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो दिया हुआ है वो y दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है।
और हम लोग को आयत का लंबाई 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, यानी कि लंबाई क्या है, एक्स है, एक्सिस से डिनोट कर रहे हैं, और टी है, किस दर से, दर का मतलब टी ही ना, समय की दर से -3 सेंटीमीटर पर मिनट लिखेंगे, क्योंकि पर मिनट की दर से बोला ना, बढ़ घट रही है। 3 सेंटीमीटर पर मिनट, मिनट नहीं दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट से डिक्रीज हो रही है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। तो यहाँ से हम लोग जो लिखेंगे dx/dt वो घट रही है, तो dx/dt किस दर से बोला है तो dt लिखेंगे, और घट रही है तो -3 सेंटीमीटर पर मिनट लिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर अगला लिखेंगे कि dy/dt, अब y जो है चौड़ाई है, और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, तो सेंटीमीटर पर मिनट ये भी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन में जो मिनट है जो दिया हुआ है, ठीक है ना, अपना मन से नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन में पर मिनट दिया हुआ है। तो आयत का जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, 2 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। तो यहाँ से बढ़ रही है तो पॉजिटिव होगा, अगर घट रही है तो निगेटिव होगा। पहले ही ना बोले थे, अभी 2 कंसेप्ट बताए थे, वो हम बोले थे कि अगर घटेगा तो निगेटिव और बढ़ेगा तो पॉजिटिव। तो यहाँ घट रहा है तो निगेटिव होगा और बढ़ेगा तो पॉजिटिव। अब यहाँ से पहला पार्ट हम लोग को निकालना है। पहला पार्ट में क्या कह रहा है कि परिमाप, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 × L x + y हो जाएगा, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना, तो 2 × x + y हो जाएगा। अब यहाँ से 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 को तो डिफ्रेंशिएट करेंगे नहीं, यहाँ से पहले आयत का परिमाप ये होता है, ठीक है ना। और हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है d। परिमाप को p से सूचित कर देते हैं, क्योंकि पैरामीटर p ही ना होगा, तो p से सूचित करते हैं dp/dt। हम लोग को यही ना फाइंड करना है, dp/dt फाइंड करना है, परिमाप के परिवर्तन की दर। तो t के रिस्पेक्ट में, यानी कि समय के रिस्पेक्ट में, हम लोग समय के सापेक्ष में इसको परिमाप को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो p का वैल्यू क्या है, 2x + y, ठीक है, और dt। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx/dt हो जाएगा, और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dt हो जाएगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में दोनों ही डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, तो dx/dt हो जाएगा और dy/dt हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे तो 2 dx/dt का वैल्यू कितना है, dx/dt का वैल्यू है -3, और dy/dt का वैल्यू कितना है +2, तो -3 + 2 कितना होगा, -1, यानी कि हो गया कितना, -2। अब -2 जो है वो क्या है, आयत का परिमाप। तो यहाँ से लिख देंगे कि अतः आयत का जो परिमाप है, आयत की परिमाप की परिवर्तन की दर जो है, परिवर्तन की दर 2 सेंटीमीटर पर मिनट है, माइनस में 2 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर पर मिनट है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, क्योंकि माइनस का मतलब यही ना होता है कि घट रही है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि आयत का परिमाप है जो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, या फिर परिवर्तन की दर जो है -2 सेंटीमीटर पर मिनट होगा। और परिमाप जो होता है सेंटीमीटर में ही होता है, ठीक है, क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और आयतन जो होता है सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसलिए यहाँ परिमाप है तो सेंटीमीटर ही सिर्फ लिखे हैं, ठीक है ना। अब अगला जो बी पार्ट है, बी पार्ट यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये ए पार्ट था, हम लोग का बी पार्ट है क्या, कि क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर। यहाँ से हम लोग जो वैल्यू दिया था उसके आधार पर हम लोगों ने आयत का परिमाप निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या, x × y हो जाएगा, लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, dA/dt, क्योंकि क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर पूछा है, तो dA/dt हो जाएगा। अब a का वैल्यू क्या है, x × y। अब यहाँ से आप लोग को याद होगा या भूल गए होंगे, देखिए u × v रूल एक बताए थे। u × v रूल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या बताए थे कि पहले आप u को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो du/dt हो जाएगा,
ठीक है ना। और v को ऐसे ही रखिए, अगले बार v को डिफरेंशिएट करिए तो dv/dt हो जाएगा, और u को ऐसे रखना, यानी एक बार u को डिफरेंशिएट करना है, v को एग्जैक्टली वैसे छोड़ देना है, और अगले बार v को डिफरेंशिएट करना है तो u को वैसे छोड़ देना है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/dt हो जाएगा, और y को वैसे ही रहने देंगे तो y को ऐसे रहने देंगे तो लिख देंगे सेम, और फिर यहाँ पर अगले बार y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dt, और यहाँ पर x को वैसे छोड़ देंगे। ठीक है ना, यानी x dy/dt हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से y का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू चौड़ाई 6 दिया हुआ है, और dx/dt जो दिया हुआ है -3 दिया हुआ है, -3 प्लस x का वैल्यू 10 और dy/dt का वैल्यू 2। देखिए क्या आया, जो y का वैल्यू है वो 6 है, कहाँ गया, y का जो चौड़ाई वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, dx/dt जो है -3 है, और x का जो वैल्यू है लंबाई 10 है, और dy/dt जो है 2 है। ठीक है ना, तो छोटिया 18 -18 और 10 2 ना 20, तो 18 में से 20 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है ना, 2 क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो एक देखिए परिमाप जो है परिवर्तन की दर -2 सेंटीमीटर पर मिनट से घट रहा है, और अतः जो है आयत का जो क्षेत्रफल है वो 2 सेंटीमीटर की दर से बढ़ेगा। आयत का क्षेत्रफल जो है वो की परिवर्तन की दर जो है, परिवर्तन की दर 2 सेंटीमीटर पर मिनट है। ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर पर मिनट है, दोनों ही 2 सेंटीमीटर पर मिनट है, बट एक क्या है, परिमाप घट रहा है तो क्षेत्रफल क्या है, बढ़ रहा है। ये हो गया हम लोग का क्षेत्रफल जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है ना, ये हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग बात करेंगे 5 और 6। 5 और 6 बहुत ही इजी है। देखिए इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट कीजिएगा। द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो दिया हुआ है CX के फॉर्म में, टोटल जो कॉस्ट है इसका जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल कॉस्ट CX के रूप में दिया हुआ है 0.005x³ माइनस 0.02x² और 30x और प्लस 5000। ठीक है ना, ये दिया हुआ है टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स एंड आइटम्स इज गिवन बाय, और इसका जो x का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। x जो है 3 इकाई दिया हुआ है। ठीक है ना, और हम लोग को find the marginal cost where the marginal cost we mean the instantaneous rate change of total cost for rate change total cost in the at the level any level of output। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल जो कॉस्ट दिया हुआ है CX के रूप में ये दिया हुआ है। ठीक है ना, अब हम लोग को x 3 यूनिट्स दिया हुआ है तो x को डायरेक्ट यहाँ वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं कर देना है। ठीक है ना, हम लोग को जो बोला है टोटल कॉस्ट तत्कालिक के यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है टोटल कॉस्ट का, यानी कि टोटल कॉस्ट का जो चेंज निकालना है वो इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। ठीक है ना, यानी हम लोग को बोला है क्या कि ये जो CX जो है वो क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। DC जो है ये इसको लिख देंगे DC, क्या करेंगे x के रूप में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये जो है 0.05, देखिए समझिएगा 0.05
0.05 एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा और प्लस 30 आएगा। x का तो 1 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और 5000 क्या है एक कांस्टेंट है तो वो तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा dc/dx 5 तिया 15 तो 0.015 एक्स स्क्वायर, यही ना हो जाएगा 5 तिया 15 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 2 दूना 4 0.04 एक्स प्लस 30। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे तो वैल्यू पुट कर देंगे एक्स का, तो 0.015 3 का स्क्वायर माइनस 0.043 प्लस 30, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 और 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 15 9 कितना हो जाएगा 9 5 45 5 4 और 9 4 13 तो 135 हो जाएगा, तो 0.135 हो जाएगा ये, ठीक है ना। और ये हो जाएगा कितना 12 यानी कि 0.112 और प्लस 30, इसको अगर घटाएं तो क्या आएगा 0.5 में से 2 जाएगा तो 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और ये एक ही रह जाएगा यानी कि 0.135 और 0.120, यहाँ से घटेगा तो 5 3 में से 2 जाएगा 1, ये 0 0 यानी कि ये घट कर आएगा 0.015 और 30 ऐड कर देना है तो 30.015 ये आएगा 30.015। और इसको अगर अप्रॉक्स अगर लिखे तो क्या आ जाएगा, अप्रॉक्स अगर लिखे तो बुक में दिया हुआ है 30.0, ये 15 को 2 लिख सकते हैं यानी 15 इसको पढ़ेंगे तो 15 को पढ़ेंगे तो 0.02 लिख सकते हैं नियरली। तो सिंपली हम लोग को यही कह रहा था, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड मार्जिनल कॉस्ट ये आ जाएगा, यानी क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला था कि टोटल जो कॉस्ट है CX जो है, जो ये दिया हुआ है CX टोटल कॉस्ट जो दिया हुआ है 3 यूनिट्स X का वैल्यू दे दिया। अब X का वैल्यू यहाँ डायरेक्ट नहीं पुट करना है, क्या करना है डायरेक्ट पुट नहीं करना है, क्योंकि रेट ऑफ हम लोग को क्या पूछा बोला कि टोटल कॉस्ट का रेट निकालना है, तो रेट निकालना है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तब तो वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट किए तो ये आया, ठीक है। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 0.022x, इसका 2x भी होगा, 30x का 30 होगा, x का 1 हो जाएगा, 5000 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब जो है क्या किए x का कोई क्या किए वैल्यू पुट कर दिए और x का जो वैल्यू पुट किए तो ये हम लोग का ये इतना रुपया क्या आया, इतना रुपया आंसर आया, ठीक है ना। ये हम लोग का आंसर हो गया। यहाँ से हम लोग का ये 5 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, 6 भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उसको भी कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि द रेवेन्यू ऑफ इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाई, यानी RX जो दिया हुआ है वो 3x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 5 दिया हुआ। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, वेयर बाय द मार्जिनल रेवेन्यू वी मीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर्स ऑफ आइटम्स सोल्ड एट द इंस्टेंट, यानी कि वही कह रहा है कि टोटल रेवेन्यू का रेट निकालना, यानी टोटल वी मीन द रेट चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का रेट चेंज निकालना है। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे dr/dx करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, 36 x का 36 हो जाएगा, 5 एक कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे x बराबर 5 है तो यहाँ डायरेक्ट पुट नहीं करना था बल्कि टोटल रेवेन्यू या टोटल कॉस्ट का क्या बोला था, टोटल मार्जिनल कॉस्ट का रेट पूछा था। तो हम लोग को रेट यानी कि परिवर्तन की दर पूछा था तो x बराबर 5 डायरेक्ट नहीं रखकर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर रखेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से रखेंगे तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6x प्लस 36, तो यहाँ से हो जाएगा 6 और 5 का वैल्यू रखेंगे x में
प्लस 36, 6 और 5 कितना होता है, और 30 और प्लस 36 कितना हो जाएगा, 66 रुपीज़, 66 रुपीज़। ठीक है, ये हम लोग का आंसर होता है। इस तरीके से हम लोग क्या किए, और 6.1 का ये था एग्जाम्पल क्वेश्चन। ठीक है ना, यानी अवकलज का अनुप्रयोग का ये 6 एग्जाम्पल क्वेश्चन था, वो किए। अब 6.1 का जो कुछ क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, ये हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए। एग्जाम्पल के बेस पर ही क्वेश्चंस आ रहा है। ठीक है ना, अगर एग्जाम्पल आप लोग इतना अच्छे से समझे तो 8-9 क्वेश्चन तो पूरा एग्जाम्पल बेस्ड ही है। ठीक है ना, जैसे पहला क्वेश्चन जो बताए थे ना, वृत्त का त्रिज्या जो है त्रिज्या के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, पहला क्वेश्चन वही ना बताए थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 6.1 हम लोग का स्टार्ट होता है। ठीक है ना, उसमें हम लोग क्या बात कर रहे थे, पहला एग्जाम्पल ही कराए थे हम लोग यही कि अगर वृत्त का जो क्षेत्रफल हो, क्या हो, वृत्त का क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। r के सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में, तो r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन था पहला, और यही क्वेश्चन में भी बोल रहा है, एक्सरसाइज में भी बोल रहा है। ठीक है ना, जहां हम लोग को a में बोल दिया क्या 3 सेंटीमीटर हो, और b में क्या बोल दिया है 4 सेंटीमीटर हो। ठीक है ना, तो देखिए कैसे बनेगा। अगर a में बोल दिया 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग जानते हैं पहले नंबर क्या, कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, a से डिनोट करते हैं, और पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, और अगर उसका वृत्त का क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर पूछा है तो क्या हो जाएगा, dA, r के सापेक्ष पूछा है, r के सापेक्ष पूछा है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है परिवर्तन की दर r के सापेक्ष, तो क्षेत्रफल हो जाएगा r के सापेक्ष, ये क्या है पाई r स्क्वायर है, r के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो पाई कांस्टेंट है और r का 2r हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे कि dA/dr जो आया 2 पाई r ही ना आया, 2 पाई r, 2 पाई r का वैल्यू कितना है 3 है, तो 6 पाई हो जाएगा। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर जो है, परिवर्तन की दर 6 पाई क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। क्षेत्रफल है तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है ना, जैसे देखिए ये पहला क्या था, पहला था कि वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए r के सापेक्ष, जहां पर r क्या है 3 सेंटीमीटर है, तो इसको कुछ नहीं करना था। जो ही वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर जैसे होता है, तो उसको डिफरेंशिएट करना था और r का वैल्यू पुट करना था। तो पुट किए तो 3 दूना 6 आया, तो वही लिख दिए। वृत्त का जो क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर है वो क्या है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। उसी तरीके से अगर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका भी वही हो जाएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो dA/dr निकालने बोला है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है पाई r स्क्वायर से डायरेक्ट भी वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो डिफरेंशिएट कर ही लिए हैं, तो इसी के वैल्यू पर पुट कर देंगे तो ऐसे भी आ जाएगा आंसर। लेकिन चलिए एक बार और मेहनत कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा पाई 2r, तो हम लोग का dA/dr हो गया क्या 2 पाई r, r का वैल्यू क्या दिया हुआ है, r का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो 4 दूना 8 पाई हो गया। सेम वही है ना 8 पाई, और यहाँ से हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन जो कहता है द वॉल्यूम of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter square per second. How fast is the surface area increasing when the length of edge is 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि एक घन का जो आयतन है, घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से बढ़ रही है। अगर एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से यानी 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, 8 सेंटीमीटर क्यूब की दर से, यहाँ की दर से बढ़ रही है, लिखेंगे की दर से बढ़ रही है, ठीक है ना। अगला लिखेंगे कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। घन का पृष्ठीय, ऐसा क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग बनाइएगा तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ बता दे रहे हैं, आप लोग घर से में कोशिश कीजिएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रही है, ठीक है। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रही है कि उसका जो है घन का जो कोर है, घन का कोर की लंबाई जो दिया हुआ है, घन के कोर की लंबाई जो दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब देखिए एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रही है, जहाँ घन के कोर की लंबाई क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं ये कि घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है। घन का आयतन जैसे कि एग्जाम्पल में डिस्कस किए थे ना, घन का आयतन होता है x क्यूब और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल वो होता है 6x स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ से घन का आयतन किस दर से बढ़ रही है, यानी कि dv बाई घन का आयतन dv, यहाँ घन का आयतन v लिखते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल s लिखते हैं। तो dv बाई dt जो है कितना दर से बढ़ रही है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से ये दिया हुआ और दूसरी बात ये कह रहा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि ds बाई dt हम लोग को फाइंड करना है। और वहीं पर हम लोग को x का वैल्यू, कोर का जो लंबाई दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समझ में आया ना। हम लोग जो है जैसे एग्जांपल में किए थे ना, घन का आयतन क्या दिया हुआ है, x क्यूब दिया हुआ है, क्षेत्रफल 6x स्क्वायर दिया हुआ है और कोर का लंबाई जहां वहां पर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था तो यहाँ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और dv बाई dt 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है और ds बाई dt हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ करेंगे क्या, और dv बाई dt 8 दिया हुआ है और d, अगर v का वैल्यू हम लोग के पास x क्यूब है तो इसको पुट करेंगे तो dv बाई dt 8, x क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर और x को dt के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt आएगा 8। तो यहाँ से हो जाएगा dx बाई dt जो हो जाएगा 8 बाई 3x स्क्वायर, ये हम लोग को आ जाएगा dx बाई dt, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और हम लोग को क्या करना है, ds बाई dt निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे ds बाई dt, ये तो हम लोग को फाइंड करना है। अब देखिए कि s का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6x स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम लोग 6 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रह जाएगा, x स्क्वायर क्या है 2x हो जाएगा, तो 6 दूना, यहाँ से भी dx बाई dt भी लिखेंगे क्योंकि x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12x और dx बाई dt का वैल्यू कितना दिया हुआ, ये x है और ये क्या है मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ठीक है। और dx बाई dt का वैल्यू दिया हुआ 8 बाई 3x स्क्वायर, ठीक है ना, ये दिया हुआ। अब देखिए अगर 3 से 4, 3 चौक 12 होता है ना, और x से क्या कट जाएगा, x स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हम लोग को प्राप्त क्या हुआ 8 चौक 32, 8 चौक 32 बाई x प्राप्त हुआ, ठीक है, 32 बाई x। अब यहाँ से 32 अगर x का वैल्यू पुट कर दे, x का वैल्यू कितना दिया हुआ हम लोग को 12, तो यहाँ से 12, तो 4 × 32 और 4 × 12, 4 × 32, 8 बार में और 4 × 12, तो 8 बाई 3 हो गया। तो हम लोग का आंसर क्या प्राप्त होगा, हम लोग से ही ना पूछा था कि ds बाई dt किस दर से बढ़ रही है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल जो है, पृष्ठ क्षेत्रफल
पृष्ठ क्षेत्रफल 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से बढ़ रही है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रही है? तो पृष्ठ क्षेत्रफल 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से बढ़ रही है। ठीक है ना, ये हम लोग को आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। अब हम लोग आगे अगर चलते हैं तो 8/3, हाँ ठीक है 8/3 हो जाएगा। और हम लोग को अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ थर्ड, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ द 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगर फाइंड द रेट एट द विच द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब, ठीक है। देखिए इसको मिटाते हैं पहले। देखिए एक सेकंड पहले तो इंक इसमें ख़त्म हो गया है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगर उसका जो है सर्कल का रेडियस यानी वृत्त का जो त्रिज्या है वो किस दर से बढ़ रही है? तो वृत्त का जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। वृत्त का जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। और दूसरा कहता है कि फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, यानी कि सर्कल का जो एरिया है किस दर से बढ़ रही है। सर्कल का जो एरिया यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रही है, किस दर से बढ़ रही है, ये बोला है कि निकालने। और दूसरी बात ये भी बोला है कि उसका रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर है। बस यही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी। 1-2 पॉइंट दे देगा और तीसरा पॉइंट निकालने कहेगा। ठीक है ना। देखिए वृत्त का त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है? तो वृत्त का त्रिज्या dr/dt लिखेंगे। किस दर से बढ़ रही है? तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। तो ये हम लोग को dr/dt दिया हुआ है। त्रिज्या बढ़ रही है तो dr/dt ही ना होगा। और वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रही है? तो वृत्त का जो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रही है ये हमको निकालने बोला, यानी कि dA/dt हम लोग को निकालने बोला है। ठीक है ना, dA/dt हम लोग को क्या बोला है? निकालने बोला है, किस दर से बढ़ रही है। और जहाँ r दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, वही बात यहाँ से देखिए। अगर वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? πr² होता है। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग ये करें कि dA/dt यानी कि a का जो वैल्यू होता है πr², यहाँ से हो जाएगा π2r, r² का डिफरेंशिएशन 2r और dr/dt हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। पाई का पाई ही रह जाएगा, 2 का 2 ही रह जाएगा। और r का वैल्यू कितना दिया हुआ? 10
और dr/dt, ये सब एग्जाम्पल में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चन है। पाई का पाई है, 2 का 2 है, r का वैल्यू 10 दिया हुआ है, dr/dt भी दिया हुआ है 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6 यानी कि 60 पाई। कितना होगा? 60 पाई। यानी हम लोग लिख देंगे कि अतः हेंस वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त की क्षेत्रफल और 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से बढ़ रही है। बस यही लिखना है, बन गया क्वेश्चन। वृत्त का त्रिज्या लिखा हुआ है कि किस दर से बढ़ रही है, तो dr/dt लिखेंगे, और dA/dt हम लोग को किस दर से बढ़ रही है क्षेत्रफल, तो उसको निकालना था। r 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो dA/dt पाई r स्क्वायर, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पाई 2r, dr/dt पाई 2, r का वैल्यू 10 है, dr/dt का वैल्यू कितना है? dr/dt का वैल्यू 3 है, तो 3 दूना 6, 60 पाई। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से बढ़ रही है। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। अब 4 क्वेश्चन अगर डिस्कस करें तो पहले इसको नोट कीजिए आप लोग। फोर क्वेश्चन हो जाएगा। एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब, यानी क्यूब जो है एक स्थिर नहीं है, बढ़ता घटता रहता है। वेरिएबल का मतलब वही है कि एक क्यूब है जिसका किनारा क्या है? बढ़ता घटता रहता है। उसका जो है क्यूब का जो यहाँ लिखते हैं चौथा क्वेश्चन कि घन का किनारा, यानी घन की जो कोर है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है ना। एक घन है जिसका कोर कितना सेंटीमीटर से बढ़ रही है? तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीज? कह रहा है कि इसका जो है ना, वो क्या कह रहा है? घन का आयतन, वॉल्यूम यानी कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रही है? घन का आयतन किस दर से बढ़ रही है? घन का आयतन किस दर से बढ़ रही है, ठीक है। और तीसरा बात ये बोला है कि जहाँ उसका जो किनारा है वो कितना दिया हुआ? 10। किनारा मतलब वही कोर। घन का जो किनारा दिया है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब देखिए यहाँ से समझिएगा बात कि अगर घन का कोर जो है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है और उसका आयतन किस दर से बढ़ रही है, ये आप बताइए। जहाँ पर उसका त्रिज्या नहीं, उसका घन का जो है ना वो क्या दिया हुआ? किनारा। घन का कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे और क्या करेंगे? और यहाँ से ये करेंगे कि घन के कोर की जो कोर यानी x लिखते हैं dx/dt, ठीक है। घन की कोर को हम लोग x से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर x से डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ x/dt हो जाएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वहाँ घन का किनारा जो है, आयतन जो है यानी कि ए नहीं, वॉल्यूम भी से ना होगा, dv/dt क्या होगा ये हम लोग को फाइंड करना, जहाँ x का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है x³, यानी अगर a है मतलब कि कोर की लंबाई तो a³ हो जाएगा, x है तो x³ हो जाएगा। हालांकि x का वैल्यू यहाँ 10 दिया हुआ है, घन की कोर की लंबाई 10 दिया हुआ है, तो 10 का क्यूब यहाँ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमसे पूछा है, बच्चा वाला कोई सवाल नहीं पूछा है, क्योंकि बच्चे जैसा सवाल नहीं है। घन का आयतन जो है किस दर से बढ़ रही है ये पूछा है, तो किस दर से बढ़ रही है तो पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तब तो वैल्यू पुट करेंगे ना।
तो वो करना है। तो घन का जो आयतन है कितना है, एक्स क्यूब है। तो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, v जो है एक्स क्यूब है, तो यहाँ से हम लोग dv/dt कितना दिया और dv/dt निकालना है, dv/dt यानी कि v बराबर क्या है, एक्स क्यूब है, तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो 3x² आएगा। डिफ्रेंशिएट करके एक्स क्यूब को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3x², और x को अगर t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 नहीं बल्कि dx/dt। अगर x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तब 1 आएगा। अगर कोई अदर वेरिएबल है तो 1 नहीं आएगा बल्कि वो लिखा जाएगा dx/dt, यानी कि x अगर t के रिस्पेक्ट में t के सापेक्ष में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dx/dt। अब यहाँ से देखिए 3 है, x² है, x² का भी वैल्यू पता है, यानी कि x का वैल्यू पता है तो x² का भी वैल्यू पता है, dx/dt का वैल्यू पता है। x का वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा dx/dt का वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है ना। यही तो हम सब पूछ रहा है कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रही है। तो 3 × 9, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, 10 का स्क्वायर 100, तो 900 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे अतः घन का आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। अगर निगेटिव आता है तो खुद ही पता चलता है कि घट रही है, और अगर बढ़ रही है तो बढ़ रही है। ऐसे भी क्वेश्चन वाला बोल रहा है बढ़ ही रही है, तो हम लोग का आंसर भी पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि अगर बोल रहा है बढ़ रहा है तो घन का आयतन क्या आएगा, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से बढ़ रही है। कैसे आया 900, एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट किए, 3x² dx/dt का वैल्यू दिया ही था 3, और x का भी वैल्यू कोर का लंबाई दिया ही था 10, तो पुट के यहाँ वही आ गया, 10 का स्क्वायर 100 और 3 × 9, 900 मतलब कोई घन का आयतन का परिवर्तन की दर से बढ़ रही है। 904 का आंसर 900, ठीक है। अब 5 नंबर वही झील वाला फिर आ गया, जो कि एग्जाम्पल में कराए थे झील वाला क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया, यानी जितना भी क्वेश्चन एग्जाम्पल में कराए सब वही रिपीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। बस यहाँ पर डाटा चेंज कर दिया, वैल्यू चेंज कर दिया, बाकी जो क्वेश्चन है सेम वही है। 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 8, 9, 10 सब वही है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, 5 नंबर। फाइव नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगर हम लोग एक स्टोन को एक झील में फेंकते हैं, एक स्टोन को, एक पत्थर को झील में, आप लोग देखे होंगे, समझिए बात को, कि अगर एक किसी कंकड़ को या पत्थर को अगर पानी में फेंकते हैं क्या होता है, गोल टाइप का सर्कल बनाते हुए जाता है ना। पहले शुरू में स्टार्टिंग में क्या करता है, स्टार्टिंग में बहुत ही छोटा सा सर्कल, अगर यहाँ ढेला फेंके तो बहुत ही छोटा, धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो अगर ढेला अगर एक झील में या पोखर कहीं भी अगर फेंके पानी में तो ये सर्कल क्या होता है, बढ़ते जाता है, फिर बढ़ते बढ़ते क्या होता है, फिर अपने आप वो खत्म हो जाता है। तो पहले एक कंकड़ को फेंकने पर क्या होता है, एक छोटा सा सर्कल बनाता है, फिर वो क्या होता है, बढ़ते जाता है, वो बहुत ही इंस्टेंटेनियस होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है, एक ना रुक रुक कर होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है, अगर कंकड़ को फेंकते तो पहले छोटा सा, फिर बड़ा सा, फिर बड़ा सा, और आगे बड़ा होते जाता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में कराए वही सेम है, ठीक है ना। तो देखिए अगर एक स्टोन को ड्रॉप्ड करते हैं क्विक लैक में तो वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी वृत्त का जो तरंग है, जो मूव करने का जो दर है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ सिंपल समझ लीजिए कि वृत्त का जो त्रिज्या है किस दर से बढ़ रही है। वृत्त का जो त्रिज्या है, वृत्त ही ना बनाएंगे, अगर सर्कल, अगर एक ढेला फेंकते तो एक वृत्त ही फॉर्म करेगा, तो वृत्त की त्रिज्या कितना दर से बढ़ रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है।
बढ़ रही है, एक वृत्त फॉर्म करेगा ना, एक वृत्त बनाएगा तो वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ही बढ़ेगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये कि उसी टाइम पर क्या होगा, वृत्त का जो सर्कुलर यानी रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, और वृत्त का जो त्रिज्या हम लोग को दे दिया है, क्या दे दिया, वृत्त का जो त्रिज्या दे दिया है ये तो बढ़ रहा है इस रेट से 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से दर से 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है ना, लिखा है, क्या लिखा हुआ, ड्रॉप द क्विकली मूव्स इन सर्कल एट द स्पीड, यानी कि दर से परिवर्तित हो रही है, क्या लिखा हुआ, स्पीड ऑफ द 5 सेंटीमीटर, ए स्टोन क्विकली वेव्स इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ, एक सेकेंड, एरिया ऑफ सर्कल देयर ऑफ चेंज ऑफ एरिया, हाँ यहाँ लिख देते हैं कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से परिवर्तन हो रहा है, यहाँ परिवर्तन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परिवर्तन की दर से परिवर्तन है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से परिवर्तन की दर से 5 सेंटीमीटर की, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की दर से परिवर्तित हो रही है, फिर वृत्त की त्रिज्या की परिवर्तन की दर 5 सेंटीमीटर है, ऐसे लिखते हैं, वृत्त की त्रिज्या के परिवर्तन की दर कितना है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है, अब तो क्लियर है। तो वृत्त की त्रिज्या जो है परिवर्तन की दर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और अगर वृत्त का जो त्रिज्या है वो क्या दिया हुआ है, वृत्त का अगर त्रिज्या जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव, यानी कि वृत्त का जो तरंग बनाएगा वो क्या बनाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम लोग को कह रहा है कि वो एरिया जो बनाएगा वो वृत्त का एक सर्कल ही ना बनाएगा, तो वृत्त अगर बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा, तो इसका एरिया किस दर से बढ़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से इंक्रीज करेगा, किस दर से बढ़ रही है, किस दर से बढ़ रही है, किस दर से बढ़ रही है, यही हम लोग को क्वेश्चन बोला है। तो देखिए यहाँ समझिए, वृत्त की त्रिज्या की परिवर्तन की दर क्या दिया, यानी कि dr/dt दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और r दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और वृत्त के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रही है, तो dA/dt हम लोग को निकालना है, बस यही बात है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए कि अगर हम लोग लिखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी A पाई r स्क्वायर, यहाँ से क्या करेंगे, dA/dt, dA क्या, dA क्या है, पाई r स्क्वायर, बाई क्या है, dt, डी नहीं, यहाँ पाई r स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना, पाई r स्क्वायर को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, r स्क्वायर का 2r हो जाएगा, ठीक है। dt क्यों लिखेंगे, dr/dt तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि r को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। अब देखिए क्या हो जाएगा, पाई 2r, r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू जो त्रिज्या है वो क्या दिया हुआ है, r का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है, और ये 2.8 नहीं समझिएगा, मल्टीप्लाई में है, dr/dt कितना है, 5 है, तो कितना हो जाएगा 80 पाई, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 × 40, 40 × 80, 80 पाई। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अतः वृत्त का क्षेत्रफल जो है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से बढ़ रही है, यानी कि जो तरंग बना रहा है, तो वृत्तीय जो तरंग है वो किस तरंग, वृत्तीय जो तरंग है उसका जो क्षेत्रफल है, वृत्त तरंगीय का क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। हो गया, बन गया क्वेश्चन। 5 नंबर तक भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। 5 का आंसर देख लेते हैं कितना है। ऐसे ही सब का तो आंसर बहुत ईजी है, मैच करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। 80 है, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन अगर देखें
तो 6 कहता है द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आज हम लोग क्लास को ये हिंट करते हैं, ठीक है ना। अगला जो है 6 से कितना क्वेश्चन है, टोटल 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसमें से 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो अब 13 क्वेश्चन बचता है। तो देखेंगे अगला क्लास में अगर 13 क्वेश्चन डिस्कस कर पाए तो करेंगे, वरना क्लास अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का लेक्चर 1 होता है। ये हम लोग का कितना था, लेक्चर 1। लेक्चर 1 में हम लोग का नया चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो लेक्चर 2 में इसके आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये 6.1 था, एक्सरसाइज 6.1 लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।